नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, Sir, we are live now. मी Good to डॉक्टर go. सुरेश पाटील, मनोविकास व मनोविकार तज्ञ, वसई विरार नालासोपारा, शांती सायकॅट्रिक क्लिनिक व विभास मानसोपचार हॉस्पिटल यामार्फत गेली 9 वर्ष मी जनमानसांमध्ये मानसिक आजारांविषयी जनजागृती आणि उपचार करत आहे. गेल्या काही महिन्यापासून कोविड-19 या विषय पसरलेला आहे. या अदृश्य शत्रूमुळे फक्त शारीरिक हानी नाही, तर एक अनामिक भीती निर्माण होऊन लोकांच्या मनामध्ये मानसिक भीती तयार झालेली आहे. त्याचा परिणाम मानसिक आरोग्यावरती झालेला आहे. गेल्या काही महिन्यापासून रात्रंदिवस काम करणाऱ्या, आपला जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या त्या कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्ध्यांना आपण नमन आणि सलाम करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करू. गेल्या काही महिन्यापासून कोरोना आल्यापासून लोकांचं मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक आरोग्य चांगलं राहावं या हेतूने यंग स्टार ट्रस्ट विरार आणि विविध मेडिकल असोसिएशन यांनी एकत्र येऊन कोरोना आजाराविषयी जनजागृती करण्याची मोहीम हाती घेतलेली आहे. त्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून आज आपण हा वेबिनार ठेवलेला आहे. आजचा वेबिनार YouTube लाईव्ह व Facebook लाईव्ह आहे. आजच्या वेबिनारचं नाव आहे कोरोना अ बॅटल बियॉन्ड व्हायरस. कोरोना एक लढाई व्हायरसच्या पलीकडची. याच्यामध्ये कोरोना आणि समाजाचं आरोग्य या विषयावरती आपण चर्चा करणार आहोत. असे जगावे कोरोनामध्ये आव्हानांचे लावणी अत्तर, असे जगावे कोरोनामध्ये आव्हानांचे लावणी अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये कोरोनाला द्यावे उत्तर. आजच्या या कार्यक्रमाचं ध्येय असंच काही आहे. कोरोनाचा मानसिक आणि शारीरिकरित्या सामना कसा करावा हे आज आपण इथे शिकणार आहोत. यंग स्टार ट्रस्ट विरार अध्यक्ष माननीय लोकनेते आमदार हितेंद्रजी ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नालासोपारा मेडिकल असोसिएशन नालासोपारा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आजचे हे वेबिनार आयोजित करण्यात आलेला आहे. आजच्या या वेबिनारचे चर्चासत्राचे प्रमुख वक्ते म्हणून आपल्याला लाभले आहेत मुंबईचे सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर हरीश शेट्टी सर. नमस्कार सर. आजच्या कार्यक्रमामध्ये आम्हा सर्वांतर्फे तुमचे स्वागत. नमस्कार सगळ्यांना. मला आनंद वाटतो इथे डॉक्टर सुरेश पाटील बरोबर संवाद करताना आणि पुढे 1 तास सव्वा तास आपण एकत्र संवाद करू. थँक्यू सुरेश. आपत्ती व मानसिक आरोग्य व्यवस्थापन या विषयावर सरांचा 30 वर्षाचा प्रदीर्घ अभ्यास आहे. 1991-92 लातूरचा भूकंप असो की 2001चा गुजरातचा भूकंप असो की गुजरातमध्ये कांडला येथे आलेलं चक्रीवादळ असो, सरांनी वर्षभर त्या ठिकाणी जाऊन लोकांच्या मानसिक आरोग्याचा अभ्यास करून लोकांचं मनोबल वाढवण्याचं महत्त्वाचं काम केलं आहे. विविध लोकहित लक्षात घेऊन विविध माध्यमाचा वापर करून जनतेला आरोग्य शिक्षित करण्याचं काम सर वर्षानुवर्ष लिहिल्या करत आहेत. आताही गेल्या काही महिन्यापासून कोरोनाच्या या उदासी वातावरणात ते लोकांच्या मनामध्ये आशेचा किरण जागृत करण्याचं महत्त्वाचं काम करत आहेत. चला तर मित्र हो, आज आपण आपल्या सरांशी संवाद साधू, आपल्या मनातल्या शंका आणि भीती दूर करू. कोणालाही कार्यक्रमाच्या दरम्यान काहीही प्रश्न असेल, काहीही शंका असेल तर इनबॉक्स, चॅटबॉक्स मध्ये तुम्ही आपल्या शंका लिहू शकता. कार्यक्रमानंतर कार्यक्रमाच्या शेवटी प्रश्न उत्तराचा एक स्पेशल कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे, ज्याच्यामध्ये डॉक्टर हरीश शेट्टी सर आपल्या सर्व शंकांचं, प्रश्नांचं नक्कीच सुंदररित्या विनोदी भाषेमध्ये निरसन करतील. सर, कार्यक्रमाला सुरुवात करताना मी माझ्या क्लिनिक मधल्या अनुभवापासून सुरुवात करेन. नक्की. गेल्या काही महिन्यापासून माझ्याकडे
चिंता, भीती, छातीत धडधड होणं, घाबरल्यासारखं वाटणं, झोप नाही येणं किंवा श्वास गुदमरल्यासारखं होणं, अशा नवीन रुग्णांची संख्या वाढत चाललेली आहे. त्याच्यामध्ये अँझायटी आणि फोबिया हे 2 प्रकार मला प्रामुख्याने दिसतात. मला कोरोना झाला तर किंवा मला कोरोना झाला आहे का? अशी लोकांच्या मध्ये एक भीती निर्माण झालेली आहे. तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे, की ही भीती, फोबिया, ओसीडी यासारख्या मानसिक आजारांचा सामना कसा करावा? फिअर म्हणजे नेमकं काय? आणि फिअर कुठून येते? आणि ही फिअर होऊ नये, हा तयार झालेला जैविक संकटानंतर आलेला मानसिक ताणतणावचा सामना आपण कसा करावा? याच्याबद्दल तुम्ही लोकांना मार्गदर्शन करावे. भीती सगळ्यांना वाटणारच. डर सबको लगेगा, डर के आगे जीत है. 3 गोष्टीचा आपण विचार करू. एक आजाराची भीती, दुसरी अनिश्चितताची भीती आणि तिसरं म्हणजे मरण्याची भीती. सगळ्यांना आहे, मला पण आहे हो. जसं डॉक्टर सुरेश बसतात क्लिनिकमध्ये, मी पण 6 ते 10 फीट दूर बसतो. 3 देवाला नमस्कार करतो. त्रिदेव ब्रह्म विष्णू महेश नाही, ते आहेत आपल्या वरती आहेत, पण त्यांच्या खाली 3 देव आहे. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, 6 फीटाचं अंतर, बायको असू की मुलगा असू, हात साफ करणं, म्हणजे ही 3 गोष्टीचं सतर्क मला आठवण असते. का नवीन सॉफ्टवेअर आपल्याला मनात घालणं म्हणजे अत्यंत कठीण काम आहे. आणि त्रिदेव जे आहे त्याला मिठी मारून मी माझं आयुष्य सुरू करतो. पण मला भीती वाटते, मला मरण्याची पण भीती आहे. पण हा भीती स्वाभाविक आहे. ज्यांना भीती नाही त्यांना त्रास होण्याची शक्यता आहे, त्यांना कोरोना होणार. जे म्हणतात ना मैं टक्कर दूंगा, हे वेडपण आहे. देव बघून घेणार, देव काय नाही, देव काय बघून घेणार नाही. युद्ध करोनाविरुद्ध आहे. आपण करोनाशी लपतो पण आयुष्याशी लपत नाही, जीवनात लपत नाही. तर भीती जेव्हा होता ना, काय होतं माहिती का सुरेशराव, तुम्हाला तर माहीतच आहे, पण तुमची इच्छा आहे की मी सांगावं. भीती होताना काय असतो, मनात भीती फिरत असते. आपण आपल्या मुलांना कसं सांगायचं की माझी पण फाटते, भीती वाटते ना सांगायला. आपण बोललो तर त्यांचं पण भीती वाटणार. पण एकत्र बसून जर आपण बोललो, मला पण थोडीफार भीती वाटते बाबा, तुम्हाला वाटते, मला पण वाटते. सगळ्यांना जेव्हा आपल्या भीती वाटतात तेव्हा भीती कमी होतो. कोणी सुपरमॅन नाही हो, इल्लूश व्हायरस दिसत पण नाही, सुपरमॅनला पण ठार करू शकतो. तर एक तर भीती वाटणं, आपल्या भावना व्यक्त करणं, नंबर 1. भीती लवकरच फोबिया होऊ शकते. आपण शेअर केलं तर फोबिया होणार नाही. नंतर आपण फॅक्ट्स बघितलं तर फॅक्ट्स म्हणजे तथ्य काय आहे. तथ्य असं आहे की आपण 6 फीटचं अंतर ठेवलं, हात व्यवस्थित धुतलं आणि मास्क घालून गेलो तर काही होणार नाही, होण्याची शक्यता कमी आहे. तो फॅक्ट आहे. आता परवा एका गणपती उत्सवामध्ये एका घरा 32 लोक आले, सगळ्यांना झालं, एकाला झालं असेल, सगळ्यांना झालं. लहान मुलं कॅरियर असतात, त्यांना इन्फेक्शन होत नाही, पण त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन असते. कोविड होत नाही, व्हायरस आहे, कॅरियर असतात. असं सगळं काय करू नये. देवाला नमस्कार नाही केलं काही दिवस एकत्र तर काय होणार नाही. पण जेव्हा भीती वाढत थोडं झोप कमी झालं आणि झोप कमी झाल्यावर अख्खा रात्र झोप नाही आलं आणि छाती धगधगते, आपल्याला वाटतं आत्ता माझा मृत्यू होणार, कोरोना सोडून द्या, त्याच्या अगोदरच माझा मृत्यू होणार. असं झालं तर आपल्या कुंडली दाखवायला कोणाला जायची आवश्यकता नाही. माझ्यासारखे डॉक्टर सुरेश पाटील आणि इतर सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकॅट्रिस्ट तिथे जाऊन आपण बोललो तर ते तुम्हाला समजून सांगतील की भीती इथे आहे, इथे नाही. मेन स्विच मध्ये प्रॉब्लेम आहे, बल्ब मध्ये नाही. बल्ब बंद नाही होणार, मेन स्विच मध्ये प्रॉब्लेम आहे. तो मेन स्विचचा डॉक्टर साहेब उपचार करण्यावर तो शांत होऊन जातो. फोबिया म्हणजे काय, मी घरून बाहेर जाणारच नाही, मी माझ्या कमऱ्यातून बाहेर जाणार नाही. तुम्ही जा, तुम्ही आणा, पण मी भाजी आणलं तर मी त्याला 10 वेळा धुणार.
एकत्र एकटे तुम्ही बसले, अकेला जब आप रहते हो, बहुत अकेलापन से उदासीनता हो सकती है, पक जाते अकेलापन। जसा भात शिजतो ना, तसं एकटेपणा उदासीनतापर्यंत आपल्याला घेऊन मायूस हो सकते हैं, जहन बड़ा मायूस हो सकता है। और इसीलिए अकेलापन को ठोकने के लिए तथ्य पता है, भीति व्यक्त, थोड़ा नीचे घूम के आएंगे, आकाश के प्रति अपना आंख आंख डालेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो अकेलापन मर जाएगा, एकटेपणा नाही वाटणार, उदासीनताची शक्यता होण्याची शक्यता कमी आहे। पण काही लोक औषध घेत आहेत ना, मानसिक रुग्ण जे आहेत त्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे। असं त्यांना झोप कमी झाली तर ताबडतोब डॉक्टरकडे जायचं, त्यांना रात पुष्कळ होतं तर जायचं डॉक्टरकडे, त्यांना असं वाटलं इकडे करून ना तिकडे करून दिसते तर ताबडतोब उपचार करायला पाहिजे। पण भीती कमी 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 होण्यासाठी जे काही उपक्रम आहे ते करणे अत्यंत आवश्यक। त्रिदेव लक्ष ठेवा, त्रिदेव मास्क, डिस्टन्स आणि साफसफाई। येस सुरेश, सरांनी अतिशय सुंदररित्या सांगितलेलं आहे की आपण त्रिदेवांची पूजा करायची आहे, मास्क, डिस्टन्स आणि साफसफाई। आणि भीतीचं जे काही केंद्र आहे ते मेंदूमध्ये आहे, ते डोक्यामध्ये आहे, हृदयामध्ये नाही। तर आपण आपल्या मेंदूला शांत करायचं आहे, मनाला शांत करायचं आहे। त्याच्यानंतर सर एक दुसऱ्या महत्वाच्या टॉपिक कडे जायचं आहे। जेव्हापासून कोरोना आजार आलेला आहे, बऱ्याच लोकांची भीतीने झोप उडालेली आहे, त्यांना इनसोमनिया किंवा निद्रानाश होत आहे। बहुत लोगों को नींद गायब हो गया, नींद उड़ गया है। तो लोग बोलते हैं नींद गोली नहीं खाएंगे, हमको गोली नींद नहीं चाहिए, नींद का गोली का आदत लग जाता है, तुम सायकियाट्रिस्ट लोग नींद का गोली खिलाते हो। तर अशा लोकांना सर चांगली झोप येण्यासाठी नॅचरल रेमेडी आणि मेडिकेशन याच्यामध्ये तुम्ही काय गाईड कराल? नक्की, चांगला प्रश्न आहे सुरेश, अगदी चांगला प्रश्न। 3 गोष्टी आहेत त्याच्यात। एक तर झोप चांगलं येण्यासाठी 7 नंतर बायको बरोबर मारामारी करायची नाही, नवऱ्याबरोबर मारामारी करायची नाही, भांडण बंद। 6:59 ला भांडण बंद केलं पाहिजे, 7 बजे के पहले सब झगड़ा खत्म। अपना स्क्रीन न्यूज आप देखोगे तो घबराहट बढ़ेगी, मेंटल हेल्थ रिस्क है। जितना स्क्रीन कम करोगे 7-8 बजे तक, उल्टा चश्मा देखने की आवश्यकता नहीं है, नेटफ्लिक्स देखने की आवश्यकता, हफ्ते में एक बार देखा तो कोई बात है। और योग निद्रा यदि आपने प्रैक्टिस किया, शवासन आपने प्रैक्टिस किया, अच्छे से लोगों से बात किया, नींद आने की संभावना ज्यादा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये साइकियाट्रिस्ट जो है ना, हिंदुस्तान में 3 बातें बड़ा खराब है यार सुरेश। एक तो क्रिकेट पर सबका कुछ ना कुछ मत है, हाथ में कभी क्रिकेट बॉल लिया नहीं होगा पर कहेंगे यार धोनी थोड़ा आगे आके मारना चाहिए। दूसरा, राजनीति पर भी लोगों का पूरा ज्ञान है, मोदी जी को ये करना चाहिए, राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए, उद्धव जी को ऐसा करना चाहिए। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य पर सबका ज्ञान। अहो दादा, तुम्ही चष्मा घालत असाल तर काढून फेकून द्या ना। नहीं, ते आवश्यक है, वो जरूरी है। चश्मा आंखों के लिए एडजस्टमेंट है, दवाई मन के लिए एडजस्टमेंट है। इससे किडनी डैमेज होगा? नहीं होगा। इसकी आदत पड़ेगी? आदत पड़ने की संभावना कम है यदि आपने फॉलो अप डॉक्टर के साथ असली किया, ठीक किया तो बिल्कुल नहीं आती है, उससे मत लड़ो यार। हार्ट अटैक से कोई लड़ता है क्या? इलाज लेते हैं ना सीधा जाके। तो थोड़ा गोली खाने से कोई नुकसान नहीं है। यदि सिर्फ माइल्ड एंजाइटी इज वेरी माइल्ड, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट विल गो अवे आफ्टर सम टाइम, देन उस समय हम दवाई कम कर सकते हैं, आपण औषध कमी करू। पण ज्यांना बरोबर फोबिक डिसऑर्डर झालाय, जनरलाइज एन्झायटी डिसऑर्डर झालाय, त्यांना थोडंफार लांब लचक औषध घेण्याची आवश्यकता आहे, पण तो ऍडजस्टमेंट आहे। मी आणि सुरेश आणि इतर जे डॉक्टर आहेत आम्ही मेंटल हेल्थ गॅरेजचा चालवतो, मेंटल हेल्थ गॅरेज, मनस्वास्थ्याचं गॅरेज आहे आमचं। आम्ही तुम्हाला तयार केलेलं नाही, मॅन्युफॅक्चर आम्ही केलेलं नाही हो, आम्ही फक्त तुम्हाला चांगलं करतो। आणि नॅचरल स्लीप कसं येणार? अहो जेवता का हो, एवढ्या वर्षापासून 45 वर्षाचा माणूस 1 टँकर पाणी अजूनपर्यंत घेतला असेल, अर्धा टँकर त्यांनी बाजी खाली असेल, आता का जेवता? जरूरी है। तसेच जब जब शरीर को
तकलीफ है, सीरोटोनिन कम होता है, नॉरएपिनेफ्रिन कम होता है, या और कोई केमिकल ऊपर नीचे होता है, तब एडजस्टमेंट के लिए दवाई की आवश्यकता है। और याद रखना एक कहावत, भाजी पोळी गोळी खाओ यार। केव्हाही डॉक्टरकडे जाऊन सांगायचं नाही माझं गोळी, काय हिंदुस्थानाच्या माणसानं दोन वाईट सवय सुरेश। भाजी मंडीमध्ये जाऊन म्हणायचं भाजीचा भाव कमी करा, सायकॅट्रिस्ट कडे जाऊन म्हणायचं औषधं कमी करा। हार्टचे डॉक्टर बरोबर ते केव्हाही संवाद करत नाही, जे सांगतात ते करतात, जे बोलतात ते ब्रह्मवाक्य पण आपल्या बरोबर। हो ताई आमच्याकडे असं सांगू नका गोळी कमी करा, आम्हाला एवढंच सांगा मला चांगलं तुम्ही जगवा, माझं मन फक्त टणटणी असलं पाहिजे, त्यासाठी तुम्ही एक गोळी द्या, माती द्या, दगड द्या, दोन कानाखाली मारा, पण मला ठणठणी ठेवा, हे सांगणं अत्यंत गरजेचं आहे। सायकॅट्रिस्टचा उपचार बंद करू नये, बंद केलं तर पुन्हा पुन्हा आजार येणार, आणि पुन्हा पुन्हा आजार झालं तर व्यवस्थित व्हायला आणखीन जास्त वेळ जातो। सायकॅट्रिस्ट एक हार्ट डॉक्टर सारखा, एक फिजिशियन सारखाच आहे डॉक्टर, आम्ही फक्त तुम्हाला रिपेअर करतो, आम्ही तुम्हाला मॅन्युफॅक्चर केलेला नाही, आमच्यावर राग काढू नका। सरांनी दोन महत्वाच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की सायकॅट्रीकडे बघण्याचा जो दृष्टी बदलता येत नाही, पण सायकॅट्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलता येतो, एक पहिली महत्वाची गोष्ट सांगितलेली आहे। दुसरी महत्वाची गोष्ट की घरामध्ये आपण आपल्या कचरा सांभाळून ठेवत नाही, घरामध्ये कचरा साठला की आपण तो कचरा कोंड्यामध्ये फेकतो, तसा मनामध्ये कचरा जर साठला तर आमच्यासारख्या सायकॅट्रिस्टच्या कचरा कोंड्यामध्ये नक्की फेका, आम्ही तो कचरा साफ करू आणि तुमच्या घरासारखं तुमचं मन साफ करू। सर आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे जाऊ। मी गेल्या काही दिवसामध्ये वसई विरारमध्ये जेवढे काही कोविड केअर सेंटर आहेत त्या ठिकाणी सायकॅट्रिस्ट म्हणून लोकांचं काउन्सिलिंग करण्याचं काम केलं। शाबाश। मला असं लक्षात आलं की कोरोना बाधित म्हणजे एकदा कोरोनाचा पेशंट झाला तर त्याची मानसिकता पूर्ण खालावून जाते। माझ्या एरियामध्ये 2-3 कोरोना पेशंटनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला। कालच वाड्यामध्ये एका कोरोना क्वारंटाईन सेंटरमध्ये एका पेशंटनं उडी मारून बिल्डिंगच्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला। तर एकदा आपल्याला कोरोना झाला तर मग आपली मानसिकता कशी जपायची, आपलं मन छान कसं ठेवायचं। दुसरी गोष्ट जो सोशल स्टिग्मा आहे कोरोनाचा, की कोरोना याला कोरोना झालेला आहे, हा कोरोना बाधित आहे, त्या सोशल स्टिग्माचा सामना कसा करायचा। तर कोविड स्टिग्मा आणि कोविड पेशंटची मानसिकता याच्याबद्दल सर तुम्ही काय सांगाल? माझी बहीण आता हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे कोरोना। माझी बायको घरी। माझी बहीण सध्या आणि बहिणीचे हस्बंड दोघे ऍडमिट आहेत, कोरोना झाले त्यांना, इथे राहत नाही ते बाहेर राहतात। ऍडमिट झाल्यावर सगळ्यांना सांगायचं नाही, का सांगतो ते, हजारो लोक फोन करतात, काय झालं हिंदुस्थानच्या लोकांना कसं सांगतो ना त्याचं माहीतच नाही हो, काय झालं कुठे ऍडमिट झाले, पण तो डॉक्टर सांगला नाही, माझं डॉक्टरकडे या। अहो गप्प बसा ना, ऍडमिट झाल्यावर तुम्ही 1000 मेसेज पाठवू नका, आम्हाला पण येतो 1000 मेसेज, डॉक्टर शेट्टी तुम्ही आता हॉस्पिटलला जाता, मी हॉस्पिटल केव्हा बंद केलेलं नाही, मी प्रॅक्टिस बंद केलेलाच नाही, 4 तास रोज काम करतो, तर मला रोज तुम्ही यू टेक केअर, आम्हाला भीती वाटते, त्यामुळे शांत राहा, आमच्यासाठी प्रार्थना करा, हे एक पहिला गोष्ट। काही जे आहेत लोकांना असं वाटतं की आपण सगळ्यांना सांगावं, ट्विटरवर बोलतात मी ऍडमिट आहे, माझ्यासाठी प्रार्थना, चांगलं वाटत असेल तर नक्की करू द्या, पण काय असते लोक फोन करतात म्हणून थोडा त्रास होतो। आता माझी बहीणने विचारलं मला झालंय कोरोना, माझा चान्स काय, मला कळलं ती काय विचारली, चान्स म्हणजे वरती जायचा चान्स, मी सांगितलं 97% चान्स नाही, 3% चान्स आहे, 97% पर आपण काम करू। त्यांचे हस्बंड पण मला विचारलं, आणि मी कॉन्स्टंटली त्याच्या संपर्कात असतो, ज्यांना कोरोना झालं त्यांच्या संपर्कात राहा, संपर्कात म्हणजे हजारो लोक नाही, आम्ही तुमच्या घरी जेवण आणून देणार, तुमची मुलं आहेत, हे करायचं अत्यंत आवश्यक आहे। पैशाची कमी असेल तर आम्ही पैसे देऊ, जेवण देऊ, आणि आपण संपर्कात म्हणजे आम्ही आहोत, काही चिंता करू नका, तुम्ही बाहेर आल्यावर आपण एकदा एकत्र भेटू जेव्हा सगळं सेफ असेल। नंबर 2, अचानक पॉझिटिव्ह रिपोर्ट पाहिल्यावर शॉक होतो, आणि जाणं अगोदर पासून त्रास आहे, बिझनेसचा त्रास आहे किंवा पैशाचा त्रास आहे किंवा मानसिक आजार आहे किंवा स्ट्रेस, त्यांना असं वाटतंय कोरोना झालं आपलं नाही जगणार, त्याच अगोदरच आपण मरून जाऊ, शॉक येऊ दे,
शॉक आज जाऊ द्या, एक कोणीतरी एका डॉक्टर कडे तुम्ही बोला, फोन उचलून कोणासाठी, तर कोणाकडे जरा फोन उचलून कोणा संगत बोलणं अत्यंत गरजेचं आहे. नाही बोललं तर त्रास होईल हो. जेव्हा आपल्या मनातला शॉक आपण व्यक्त करतो, शॉक कमी होतो. शॉक म्हणजे काय? तथ्य दूर जाते आणि भ्रम मनात शिरतो. तथ्य दूर, भ्रम मनात, आणि भ्रम मनात जेव्हा शिरतो तेव्हा मन फाटतो. मन फाटलं तर काय करायचं माहित नसते. तर जर कोणाला झालं असेल तर फोन करून सांगा, मै हूं ना. आजूबाजूचे जे आहेत लोक, त्यांना जेवण दारात येऊन सोडलं पाहिजे. त्याबरोबरच आम्ही आहोत, तू या परत, तुमच्या मुलाचं सांभाळ, आम्ही सांभाळू. हे सगळं सांगणं आवश्यक आहे. कोणालाही कोरोना होऊ शकते, डॉक्टरांना होण्याची शक्यता जास्त. तर असं असताना स्नेह, प्रेम आणि करुणा जर आपण ठेवलं तर हिंमत वाढते. हिंमत वाढलं तर करुणा पळून जातो. मला माहिती आहे, मला काल आला होता फोन, करोनाच्या बापाचा फोन आला होता. तो म्हणतो जिथे हिंमत आहे तिथे मी जात नाही, आणि केलं तरी मी पटकन शरीरातून बाहेर जातो. माझं हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू मध्ये जे ऍडमिट आहेत पेशंट, जे पेशंट बिंदास बोलतात, ओपनली बोलतात, ते घरी जातात. जे घाबरून बसतात त्यांना त्रास जास्त होतो. तर काय काय स्टिग्मा, खुल के बोलने का हुआ है, पर उसको हैरान मत करो, ज्यादा प्यार से बात करो, और किसी को भी हो सकता है. 97% आपको कुछ नहीं होगा. और यदि कहीं किसी की मृत्यू हुई, असं काही झालं असेल आपल्या इथे, तर त्यांचं फॅमिलीनं जाऊन सांत्वना, म्हणजे विचारायचं नाही कुठे कोण डॉक्टर, काय झालं, असं का केलं, हे नाही. आम्ही आहोत. स्कूलचे ऍडमिशन पाहिजे तर स्कूलचे ऍडमिशन कसंही करून त्यांना द्यायचं. आर्थिक मदत असेल तर आर्थिक मदत नक्की द्यायचं. त्याबरोबर त्यांना जॉबची आवश्यकता असेल, असं काहीतरी मदत जर तुम्ही दिलं तर देव तुम्हाला पुढे पुष्कळ आशीर्वाद देणार आणि तुमचं आयुष्य उज्जवल होणार. सर ने बहुत अच्छी तरीके से बोला है कि अगर किसी को कोरोना हुआ तो उसको प्रेम करुणा की जरूरत है, और स्टिग्मा नावाची गोष्टच नाही आहे. स्टिग्मा हा लोकांच्या मनामध्ये आहे. कोरोना कोणालाही होऊ शकतो. 97 ते 98% लोक कोरोनामधनं बरी होऊ शकतात. त्यामुळे कोरोनाची भीती बाळगायची मनामध्ये गरज नाहीये. तर पुढचा प्रश्न आहे की जेव्हापासून कोरोना आला, लॉकडाऊन सुरू झालं, लॉकडाऊन मध्ये नोकरी करणाऱ्या बऱ्याच लोकांच्या टेम्पररी नोकरी ज्यांच्या होत्या त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. जे व्यावसायिक होते त्यांचे व्यवसाय बुडाले आणि त्याच्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान झालं. आणि या आर्थिक नुकसानाचा परिणाम कुठे ना कुठे मानसिक आरोग्यावरती झाला. तर अशा काळामध्ये ज्यावेळी आपलं आर्थिक नुकसान झालेलं आहे, ज्यावेळी आपले आर्थिक संकट आहे, अशा वेळी मनाचा समतोल कसा राखायचा आणि पुन्हा नवीन सुरुवात कशी करायची? इंदू नायकचं म्हणणं आहे, तुम्ही हिंदी किंवा इंग्लिश मध्ये बोला. इंदू नायक, मराठी शिकलंच पाहिजे, महाराष्ट्र आहे, जय महाराष्ट्र. पण मी इंग्लिश आणि हिंदी मध्ये पण बोलणार. हा, सॉरी. अभी ऐसा है सुरेश, जॉब निकल गए, छोटे छोटे जो जिनका धंधा है, दुकान है, छोटा सा फैक्ट्री है, उनके काम वाले सब घर भाग गए. लफड़ा है यार, बहुत बड़ा लफड़ा है. जब आर्थिक नुकसान होता है तो मन फट जाता है. आगे अंधेरा दिखता है, और अंधेरे से उजाले में कैसे आने का, ये इम्पोर्टेंट है. एक तो जब आर्थिक नुकसान होता है और अपना जॉब गया होता है, तो एक बात ध्यान रखना, छुपाना मत. मैं हर एक पेशेंट को पूछता हूँ, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? पैसा नहीं है तो आ जाओ, पैसे की चिंता मत करो, आते रहो यार. पैसा क्या चीज है, आज है कल नहीं है, आते रहो. मैं आज भी आपको सबके सामने बोलता हूँ, यदि पैसा नहीं है तो डॉक्टर पाटिल के पास जाओ, डॉक्टर पाटिल आपको समझेंगे. तो एक तो छुपाना मत. घर में घरवाली को पता चलता है कि कुछ लफड़ा है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे आते हैं, मौन का रूप धारण करते हैं, और घर में सबको पता, क्योंकि घर में अपने शब्दों का एनालिसिस नहीं करते, अपने हाव भाव का एनालिसिस करते हैं. शब्द में झूठ भी होता है, पर हाव भाव से घर वालों को पता चलता है लफड़ा है. और दूसरा स्टाइल क्या है, आके चिल्लाना, तुझे पता नहीं आज पैसा नहीं मेरे पास, फालतू में खर्ची मत पूछना. दोनों स्टाइल बड़ा खराब है. पर जो व्यक्ति साथ में बैठता है परिवार के साथ और कहता है कि हमें पैसे की आज तंगी है, आज जॉब से छूट गया, सेठ बोलता है उसके पास भी पैसा नहीं, हम क्या करें, ऐसा क्या करें, हम क्या करें. ये जादू का वाक्य है, ये जादू की वाक्य है, इट्स अ मैजिक सेंटेंस. हम क्या करें बोलते तो सभी का दिमाग चमकता है, सभी का दिमाग चमका तो कुछ ना कुछ आइडिया आता है. बहुत सारे लोग जिनका जॉब गया, एक पत्रकार जो फोटोग्राफर था उसका जॉब चला गया, वो घर में
खाना बना के आसपास के लोगों को पैसे से बेच रहा है। मेरे कॉलोनी में एक छोकरा मच्छी बेचने का धंधा खोला, मैं तो खुश हो गया। आज उससे मैंने 1 किलो प्रॉन्स ले लिया। ला बोला एक दिन छोड़ के उसका धंधा को मुझे प्रोत्साहन देना है। मेरे कॉलोनी में माँ लोग खाना बनाने शुरू किए। तो जब हम कहते हैं ना अब क्या करना चाहिए, तो नया नया आइडिया। तो क्या है, आफत में एक ही चीज को संभालना आवश्यक है। जेव्हा आफत असते तेव्हा एकच वस्तू सांभाळायची आवश्यकता आहे, आणि तो आहे आपलं मेंदू। 1200 ग्रॅम देवानी सगळ्यांना दिलंय, तुम्हाला आणि मला। डॉक्टर सुरेशला पण 1200 ग्रॅमच दिलंय, जास्त नाही। मला पण तेवढं, तुम्हाला पण तेवढं। त्या मेंदूमध्ये करंट चालत असते। मेंदूचा करंट चालला, प्रकाश आला तर नवीन उपाय तुम्ही शोधणार। मेंदूचा बत्ती बुझली तर तुम्हाला काळोख दिसणार, आणि जे उदासीनता भीती सुरू होणार। तर घरी येऊन सांगणं अब क्या करेंगे। कितने बच्चों ने कहा कि हम ट्यूशन देंगे। 8वीं कक्षा के बच्चे ने कहा पापा मैं मेरे आसपास के 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को दूंगा ट्यूशन। पिताजी की आंखों में आंसू आया। अरे आंसू नहीं, ये संस्कार। आपने एक ही वाक्य से बच्चों में संस्कार डाला है, एक ही वाक्य। हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैजिक सेंटेंस। नंबर 2, कुछ भी नया धंधा करने के लिए शर्माना मत। मैंने मेरे एनजीओ के सामान रास्ते में खड़ा होकर बेचा। मैं आज भी बोलता हूं मैं कुछ भी बेच सकता हूं, कुछ भी बेच सकता हूं। तो शर्माना मत, नया कुछ न कुछ स्टार्ट कर। नंबर 3, यदि घर में अपने पास राशन नहीं है, ऐसा भी होता है। हमारे स्कूल में एक स्कूल चलाता हूँ, वहां मैंने शिक्षक को कहा हर एक बच्चों को जरा फोन करके पूछना कैसे हो। बच्चे कहेंगे नहीं कि घर में नहीं है राशन। तो पूरे 3000 बच्चों में कम से कम 28 परिवार था जिनके पास राशन नहीं था। शर्म से बैठे थे, छुपे छुपे। किल शेम, सीक हेल्प। शर्म फेंको, मदद मांगो। तो हमने मदद भेजी। तो पैसे नहीं है तो बिंदास 3 लिस्ट बनाना, ABC। ए तो कभी देगा नहीं साला कंजूस मारवाड़ी है, तो जिंदगी में नहीं दिया, फिर भी लिस्ट बनाना। B 50-50, दे भी सकता है ना भी दे सकता। C 100% देगा, 100% देगा। तो क्या होता है पता है, जो 100% देगा वो लोग बिल्कुल नहीं देते हैं, जिनसे अपेक्षा नहीं वो देते हैं। बोलना मुझे खर्ची के लिए चाहिए, मैं जब हो जाऊंगा मैं आपको दूंगा। तो आत्महत्या करना नहीं, मरने की आवश्यकता नहीं है। जिंदा रहना, आफत किसी को भी आ सकती है, पूछ के नहीं आती है। मरने का नहीं, शर्म तोड़ना, क्या करना बांटना घर में, और मदद मांगना, और कुछ भी काम करने के लिए शर्माना। मैं ऑफिसर था, अरे ऑफिसर वो ऑफिसर, कोरोना ने सबको साला एक ही लेवल पे लाया है। तो ये करना बहुत जरूरी है। और ऐसे करते जब आप मांगेंगे मदद तो लोग आपको फालतू भी बात भी कहेंगे, मत करना, गुस्सा मत करना। अपना टाइम आएगा, पर अपना टाइम आएगा तब हम ऐसे फालतू बात हम नहीं करेंगे, हम अच्छी बात करेंगे। तो 100 में से 10 लोग आपको मदद करेंगे, उनका शुक्रिया करना, पैर छूना, और अगले बार उनको मदद की आवश्यकता नहीं होगी, आप और किसी को मदद करेंगे। क्योंकि लाइफ इज लाइक अ खो-खो गेम, मूविंग अराउंड इन सर्कल्स, नॉट नोइंग हु विल टच यू व्हेन। थैंक यू सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। अभी अंधेरे की रात चल रही है, दिया हाथ में रखना है, सूरज की रोशनी तो आने वाली है। दिया 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 अंदर में रखना है, बल्ब यहाँ का चालू रखना। बल्ब चालू रखना है। तो किसी ने भी सुसाइड करने का सोचना ही नहीं है। दिन बदलने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। सर बहुत इंटरेस्टिंग अगला क्वेश्चन है। सुबह कभी तो आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। सर अगला इश्यू है डोमेस्टिक इश्यूज। अभी लॉकडाउन होने के कारण पूरा परिवार साथ में है, घर में है, बिना काम के है, वर्क फ्रॉम होम से है। तो घर में कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ रहा है, सास बहू का झगड़ा बढ़ रहा है। ये झगड़े वाले प्रॉब्लम भी आने लगे हैं। तो ये डोमेस्टिक इश्यू और घर में पीस कैसे लाने का है, ये जो हाँ ये बड़ा प्रश्न है सुरेश जी। पहला महीना हनीमून का महीना था। अरे बहुत साल के बाद मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, पति को देख रहा हूँ। बाद में पत्नी बोलती है साला इसका ऐसा, इसका चेहरा रोज रोज देख के थक गया, साला काम पे जाता तो मेरा शांति होता। और जिन घरों में पहले से ही कारगिल चालू था या महाभारत चालू था, उस घरों में भी चांस मिला झगड़ा जोर से करना। एक बात मैं सभी को कहना चाहूंगा,
कि झगड़ा करोगे तो आपके बच्चे मेरे भांजे के पास या सुरेश के पोते के पास जाना पड़ेगा, जो साइकेट्रिस्ट बनेंगे अगली पीढ़ी का। तो 3 बातें हैं। एक तो कोरोना के वजह से, अंदर बैठने की वजह से बहुत सारे अंदर चेंजेस आते हैं, वाणी में चेंजेस आते हैं, वाणी में। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोन्स। वियरी टोन यानी थकावट का टोन, स्कैरी टोन यानी घबराहट की वाणी, घबराहट का लहजा, फ्लैट टोन टक कुछ इमोशन नहीं, लाउड टोन बहुत चिल्लाहट, इरिटेबल टोन चिड़खोरपना। ऐसे हुआ तो पता चलना अंदर मन और शरीर के बीच में झगड़ा चल रहा है। मन और शरीर आपस में बात अच्छे से करते हैं तो कोई टेंशन नहीं, मन और शरीर झगड़ा करेंगे तो ये वाणी बदलती है, लहजा बदलता है। तब अंदर झांक के दे देना कि हमारी नींद कम हुई क्या, हमारा डर बढ़ गया क्या, हमारा व्यायाम कम हुआ क्या, हमारा काम बढ़ गया क्या। और जब हम अपने आप को पूछेंगे तो अपने को करेक्ट करने का समय मिलेगा। 3 बातें हैं। एक तो त्रिदेव तो मैंने बताया, पंचामृत भी मुझे बताना है। पंचामृत, व्यायाम करना चाहिए। बोलेंगे व्यायाम की तरह जिम बंद है। अरे व्यायाम के लिए जिम की तरह, हम तो हिंदुस्तानी लोग उठक बैठक भी करते हैं ना भाई, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। और मैं घर पे चलता रहता हूँ 10,000 कदम हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन तो होता है कभी कभी। खुश। आपको क्या वो आपका शॉर्ट्स पहन के सभी को मिलने के लिए जिम जाना है? नहीं जाओ यार। कितना भी छोटा घर हो, आगे पीछे आएंगे तो व्यायाम हो जाता है। दूसरी बात, 10 मिनट का सांस लेना। यहाँ का सांस और वो सांस दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पटाना पड़ता है। सांस धीरे दीर्घ श्वास लिया तो मन शांत होता है। मन और शरीर आपस में बातें करते हैं तो शरीर भी अच्छा रहता है। और यदि मन शरीर को तकलीफ दिया, शरीर को गुस्सा आता है, वो कोप करता है, वो बोलता है नहीं हम तुमको सपोर्ट कर, बाद में शरीर स्ट्राइक पे जाता है। पेट बोलता है तेरी तो इतना एसिड फेंकूंगा तेरे पेट पे, तेरी वाट लगा देता हूँ। पैनक्रियास बोलते हैं इंसुलिन देना बंद कर दूंगा, डायबिटीज हो जाएगा तेरे को। मन भेजा बोलता है मैं तेरे एग्जाम्स में इसका साथ में दूंगा, तुझे कुछ याद नहीं आएगा। हर एक शरीर का जो पार्ट है वो स्ट्राइक पे जाता है। इसीलिए सांस 10 मिनट का। तीसरा, जो जरूरत है वही खाना। सेव, हाड़िया, पापड़ी, फाफड़ा, ये सब खाने का नहीं। ये सिंग चना खाओ यार, फालतू बेफर लेप है ये खाने का नहीं। सिंग चना खाओ 2 खाने के बीच में, और अपना जो संस्कृति का खाना है वो खाओ, शांत हो जाएंगे। चौथा, सबसे नींदवा। हमने क्या जिक्र किया, नींदवा आना चाहिए, तोरे नींद आना चाहिए जी। झोपल नसेल और भेज से पंगा मत लेना। भेज से पंगा लोगे, नींद कम करोगे तो उम्र कम हो जाएगी। नंबर 1 शारीरिक बीमारी होगी। नंबर 2 उदासीनता घबराहट की होगी बीमारी। नंबर 3 और नंबर 4 तुम 50 साल की उम्र में 80 साल जैसे दिखोगे। और तुम्हारा ये चेहरा उतर गया तो पूरा घर डिप्रेस हो जाएगा। और 5वां, करुणा। किसी ऐसे लोग को फोन करना जिससे आप 20 साल से बात नहीं कर, होता है ना, एक दिन मैंने उससे किया झगड़ा, मैं 15 साल से बात नहीं। उठाओ यार, करुणा दिखाओ, मन खुल जाता है, शरीर अच्छा होता है। और कोरोना के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई है वो मजबूत होता है। सबसे बड़ा वैक्सीन है ये पंचामृत। वो वैक्सीन जब आएगा तब हम देखेंगे। इसीलिए झगड़ा बहुत होता होगा तो मांडोली के बादशाह के पास जाना, कुंडली दिखाने के लिए नहीं। और मांडोली के बादशाह एक ही होते हैं, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। डोमेस्टिक इशू कम करने के लिए सर ने एक बहुत अच्छा ये दिया है। अगर आरोग्य देवता को खुश रखना है तो सर ने जो बोला है वो पंचामृत आरती करने के बाद सबने बांटना चाहिए। और ये पंचामृत सबने हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ध्यान में रखना चाहिए। सर नेक्स्ट आपका सबसे प्यारा टॉपिक है चाइल्ड साइकेट्री। जब से स्कूल लॉकडाउन हुए हैं, बच्चे भी लॉकडाउन हुए हैं। स्कूल लॉकडाउन है, बच्चे मोबाइल में, इंटरनेट में, मोबाइल में, टीवी में, जो गैजेट्स है गैजेट्स में लॉकडाउन हो गए। उसके कारण ना पेरेंट्स में चिड़चिड़ाहट हो रही है, पेरेंट्स में टेंशन हो रहा है। सो ऐसे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मोबाइल का एडिक्शन कम करने के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा,
पेरेंट्स का एक तो मानसिक हालत अच्छा नहीं है, उसमें बच्चे अगर ऐसे मोबाईल एडिक्शन में देखेंगे तो उनका भी जो संतुलन आहे बिघड रहा है. अशा वेळेमध्ये या पालकांनी आपल्या मुलांचा सांभाळ कसा केला पाहिजे, मुलांशी कसं वागलं पाहिजे? एक बात ऐसा है, 10 साल के मेरे पास आए थे एक व्यक्ति, बोला हमारा 5 साल का छोकरा सुनता नहीं, फोन लेता है, गेम्स खेलता है. अरे 5 साल का वो छोकरा सुनता नहीं, सीधा ले लो वो हिंदुस्तानी स्टाइल, ना नो मीन्स नो, बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं 5 साल के बच्चों. 10 साल तक नो मीन्स नो, ये हमारा घर का रूल है. 10 से 15 साल के बच्चों का थोड़ा तकलीफ है. देखो यार, स्कूल भी घर के अंदर आया है, मैदान भी घर के अंदर आने दो यार, मैदान भी घर के अंदर आने दो. कहने का तात्पर्य बॉक्स क्रिकेट खेला ना छोटा सा, घर में भी थोड़ा तोड़ फोड़ हुआ तो कोई चिंता नहीं, इधर उधर भागा बच्चा, थोड़ा आवाज किया, थोड़ा शोर किया, कोई चिंता नहीं. बच्चों को थोड़ा घर का भी काम दो, कपड़े फोल्ड करने का, ये सामान इधर से उधर रखने का, और यदि उम्र के हिसाब से कि किचन के अंदर भी थोड़ा काम दो. चौथा, थोड़ा वो फोन से अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने दो यार, अपने वीडियो से बात करने, कोई चिंता की बात नहीं, अच्छा रहेगा. और जब आप ग्रोसरी के लिए बाहर जाते हो, सामान के लिए बाहर जाते हो, चावल गेहूं के लिए बाहर जाते हो, तो बच्चों को ले जाओ, एक बच्चे को ले जाओ, बच्चे को बोलो अपने फ्रेंड्स को फोन करने के लिए, उसको भी आने के लिए बोलना, तो एक दूसरे को मिलेंगे तो दिमाग शांत हो जाएगा. अच्छा आइडिया ये. और 15 से 18 साल के होंगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी मिलना अलाउ कर देना. कि कोरोना टाइम में थोड़ा शांति चाहिए यार, उसके बाद देख लेंगे. वो वो छोकरे का कौन सा गांव है, वो यूपी का है क्या तमिलनाडु का, बाद में देखेंगे यार. वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेज, बाद में देखेंगे. मिलने दो यार, थोड़ा दिल हल्का होने दो. नंबर 3, पबजी बैन हुआ है हिंदुस्तान में, बहुत खुशी की बात है. अरे बच्चों को उंगलियों से नहीं, हाथ पैर से खेलना चाहिए, जब वक्त आएगा तब. और यदि गन से खेलना है तो आर्मी ज्वाइन करो. तो धीरे से बातचीत करते करते, प्यार से, मारहाण नाही, बिलकुल नाही केलं पाहिजे. आणखीन एक गोष्ट आहे, मुलांना लक्षात ठेवलं पाहिजे, आणि तुम्हाला पण लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपलं आपलं फॅमिली जे आहे ना, आपलं फॅमिली न्यूक्लिअर फॅमिली नाही, प्रत्येक फॅमिली जॉईंट फॅमिली आहे. सांगतो कसं. आई बाबा आणि मुलं मुली घरी राहतात 4 लोक, पण प्रत्येक मुलांना काका मामा, चुलता, आजोबा आजी पणजोबा आहेत, बाजूची आंटी अंकल आहे, स्कूलचे शिक्षक आहेत, मित्र मैत्रिणी आहेत. आपलं न ऐकलं तर असं असं कोणी असेल, त्यांचा तो ऐकतो, त्यांना सांगत शिकवलायला. आणि असं करत करत कसंही करून बॅलन्स आणा. आणि ऑनलाईन क्लास, या मायला ऑनलाईन क्लास 6-6 तास क्लास कोणी चालवतात, 7 तासाचा क्लास करायचा आणि 7 वर्षाचा खाली ऑनलाईन क्लास नको. नको. आधी का 9 वर्षाचा मुलगा 7 तास क्लास करतो, वाट लागणार त्याची. स्क्रीन ऑफ करायचं आणि सांगा खेळा. आणि स्कूलला पण सांगा 7-8 तास नाही, तुम्हाला फीस पाहिजे ना घ्या, फीस घ्या तुम्ही. 6-7 तास ऑनलाईन नको. आणि ते ऑनलाईन मध्ये काय शिक्षक असे उभं राहतात, त्यांच्या तोंडात हसी पण, असे शिक्षक पण नको आपल्याला. ऑनलाईन क्लासमध्ये नाच गाणं होलं असलं पाहिजे, गिटार असलं पाहिजे, त्या बरोबर शिक्षण असलं पाहिजे, आनंद वाटला पाहिजे, एंटरटेनमेंट असलं पाहिजे. एंटरटेनमेंट मध्ये इन्फॉर्मेशन यायला पाहिजे. मुलं शिकणार आणि हसणार. मुलं हसले तर ते शिकणार, रडले तर नाही शिकणार, तुम्हाला त्रास देणार. असं सगळं ती गुंतागुंती है. तो ये छोटी छोटी बात है. और हमारे डॉक्टर सुरेश जी को पता है, कुछ बच्चे हाई रिस्क होते हैं, वो चुप नहीं बैठ सकते, बोलते हैं तेल लगाने के मैं बाहर जाऊंगा. पर मैं सभी बच्चों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, तुम बाहर जाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप कैरियर बनोगे, अंदर वायरस रहेगा, कोविड नहीं होगा, पर आप अपने माँ बाप को कोविड देंगे, आप अपने आजी आजोबा को देंगे कोविड, जिससे उनकी जान जा सकती है यार, जान जा सकती है. इसीलिए याद रखना, थोड़ा त्याग करना जरूरी है हर एक उम्र के लोगों ने एक दूसरे के लिए, ताकि परिवार जिए, परिवार स्वस्थ रहे और परिवार फले फूले. और यदि किसी बच्चों का इलाज चालू है तो उनका इलाज बंद मत करना. जो भी इलाज है, अस्थमा का हो सकता है, एपिलेप्सी का हो सकता है, मानसिक हो सकता है. और जो बच्चे बहुत चंचल है उनके लिए भी डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इलाज कर सकते हैं. वेरी गुड. सर ने बोला है अनलॉक, लॉकडाउन में बच्चों के माइंड अनलॉक करने चाहिए, उनको उंगली से नहीं हाथों से खेलना सिखाना चाहिए, और ऑनलाइन स्कूल का जो टाइमिंग है वो 6 घंटा का नहीं होना चाहिए. सर नेक्स्ट वी गो टू द मास्क द फेस एंड अनलॉक द माइंड. मास्क द फेस एंड अनलॉक द माइंड, बहुत अच्छा स्लोगन सर ने दिया है. सर सेकंड जो दूसरा डायमेंशन है,
दूसरा एंड है लाइफ का, वो है ओल्ड एज। ओल्ड एज में एक तो कोरोना का रिस्क ज्यादा है, कोरोना से डेथ होने का रिस्क भी ज्यादा है। ये सुन के ही बहुत सारे अपने जो बुजुर्ग लोग हैं वो डरे हुए हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स वो भी डरे हुए हैं। ऐसे टाइम में ओल्ड एज के लोगों ने क्या करना चाहिए, खुद को कैसे संभालना चाहिए और मेंटली कैसे फिट रहना चाहिए? मेरी सास मेरे साथ है, 75 साल की, 75 साल। उन्होंने मुझे पूछा ये कोरोना क्या है। मेरे बच्चों ने कहा आजी तुम मत मत करो, तुम इस पर ध्यान मत दो, हम लोग देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, उन्हें पहला सच बताना, ऐसा ऐसा है, उम्र वालों को तकलीफ हो सकती है और उसके लिए हमें ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये लिया तो कुछ नहीं होगा। नंबर 2, उनको कहना कोरोना का रिसर्च मत करे, व्हाट्सएप बंद कर देना, न्यूज देखना बंद कर देना, पर जो नया नया समाचार आप उनको देना। नंबर 3, वो टीवी के सामने सिर्फ प्रोग्राम में देखेंगे, उन्हें काम देना। जब बुजुर्ग लोग थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर जो करते हैं तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन शांत रहता है। आज तक जिन जिन बुजुर्गों को मैंने अस्पताल भेजा सब वापस आए, 84-year-old वुमन, 70-year-old, सब वापस आए क्योंकि तो मन की हिम्मत मजबूत थी। यदि वो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है तो दवा लेना, बिल्कुल दवा बंद मत करना। यदि कंट्रोल में रहा तो इम्यूनिटी बढ़ती है, कंट्रोल में नहीं रहा तो इम्यूनिटी कम होती है। बोर होने पर अंदर जाके फाफड़ा जिलेबी मत खाना, जो खाना खाना चाहिए उतना ही खाना। घर के अंदर थोड़ा 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 टहलना और सुन भाई को एडवाइस देना बंद करना, वो आपको संभाल रहे हैं। शांति रखना यार, शांति रखना, सबको नमन नमन करके देना। और एक बात है, एक घर में ऐसा हुआ सुरेश, एक एक उम्र वाले व्यक्ति चुप हो गए, बात ही करना बंद किया। तो उनके उनके बेटों ने कहा देखो जरा क्या होता। मैंने फोन करके पूछा क्या हुआ, बोलता मेरे दोस्तों को मैं रोज मिलता था, नीचे मिलना ही बंद हुआ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि क्यों करो ना, मैं अभी निकल जाऊं। वीडियो ऑन करके मैंने कहा दोस्तों से जो चाहिए बक बको, मैं हफ्ते में 2 बार 5 से 6 बजे तक मेरे मित्रों को मिलता हूँ। गालियां देते हैं मराठी पंजाबी हिंदी, जो आपलं लहानपणी जे आपण बोलत असतो तोच बोलतो आपण। काही लाजवायचं नाही, म्हणजे इमोशनली न्यूड व्हायला आपल्याला ग्रुप पाहिजे, घरी होऊ शकत नाही। बायको मुलं किंवा पति के साथ नहीं हो सकते, दोस्तों के साथ हो सकते हैं जो पहले से अपने दोस्त है, उनको अपने दोस्तों के साथ बात करो। याद रखना उम्र वाले लोगों का जोक्स काफी काफी नॉन वेजिटेरियन भी होता है। हाँ करने दो यार, करने दो उनको। उसके साथ साथ उनका नींद अच्छा होना चाहिए। उनको यदि तुम्हारे पर विश्वास नहीं है तो उन्हें कोई डॉक्टर से जरा बात कराओ कि वो क्या बोलता है। मेरे सिस्टर को जब हुआ था कोविड, मुझ पर विश्वास नहीं था, मैंने अपने डॉक्टर को कहा कि उनसे बात करो, फिर उन्हें विश्वास आया। तो कभी कभी कान टोचायला सोनारच पाहिजे। महाभारत में श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा श्री कृष्ण के हाथ में होता तो पूरा युद्ध 5 मिनट में खत्म हो जाता, उसने ऐसा कहा, उसने अर्जुन कर्ण को ठोक, भीम दुर्योधन को ठोक, अलग अलग काम दिए। वैसे अपने घर में यदि हमारे माँ बाप या दादा दादी नहीं सुनते तो औरों का मदद लेना। साथ साथ में कुछ लोगों को अल्जाइमर डिजीज हो सकता है, कुछ लोगों को डिमेंशिया हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। तब डॉक्टर के पास बार बार कांटेक्ट रखना। और यदि आप एक बेटे हो और तुम्हारे पास और 2 भाई 2 बहनें तो अकेला पूरा यहाँ जिम्मेदारी मत लेना, उनका भी मदद ऐसे मत सोचना वो तो आती ही नहीं मिलने को, फिर भी फोन करते करते जो मदद वो दे सकती है, पैसे का हो सकता है या 1-2 दिन वो आके उनके साथ रह सकती है। जो भी मदद मांगने के लिए शर्माना मत। पण तू मला असं का बोलला, अरे छोडो या, त्यावेळी बोलला, आता त्याचं मन ओपन असेल तर असं करणं। किल शेम सीक हेल्प, शर्म हटाओ मदद मांगो। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है की ओल्ड एज मध्ये तुम्ही टायर्ड व्हाल, रिटायर्ड होऊ नका। हाँ, टायर्ड मैं न टायर्ड हूँ मैं न रिटायर हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओल्ड एज में फैमिली ने, ओल्ड एज लोगों ने खुद की देखभाल करना है, फैमिली में देखभाल करना है, बट डरना नहीं है। बिल्कुल सर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स है, पूरे पुलिस फ्रेंड्स है, स्टाफ नर्स है, उनके लिए भी चिंता बढ़ रही है। तो जो अपने वॉरियर है उनकी वरीज बढ़ रही है। पिछले 4-5 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सर्शन हो गया है। बहुत सारे अपने नौजवान डॉक्टर्स लोगों ने कोरोना में जान गंवाई है।
तो उससे उनका हौसला भी कम हुआ है. तर आपल्या डॉक्टर मित्रांना तुम्ही काय सांगाल, ज्यांच्या वरीज आहे, जे आपल्या वॉरियर लोकांच्या वरीज वाढलेल्या आहेत, त्यांचं मनोबल वाढण्यासाठी तुम्ही काय सांगाल? मी कोविड वॉरियरचा वर्कशॉप घेतो लाईव्ह हा. वॉर्ड बॉय हाऊसकीपिंग स्टाफचा पण वर्कशॉप मी घेतलेला आहे. तर प्रत्येक स्तरावर मी वर्कशॉप घेतला. मी 3 गोष्टी, वॉर्ड बॉय हाऊसकीपिंग स्टाफ मधल्या दोन विचार मी तुम्हाला तुमच्या समोर मांडतो. एक तर एक आहेत, एक गट आहे जे म्हणतात आम्हाला उपाय नाही, आम्हाला कामाला जायलाच पाहिजे, नाही गेलं तर आमचं चुलं नाही जळणार, नवरा काम करत नाही. आणि सेकंड ग्रुप, मोठा ग्रुप आहे तो, हा देवाचं काम आहे, पुण्याचं काम आहे, आम्हाला अशा वेळी पळायचं नाही. तुम्ही नाही पळाले ना, आम्ही पण नाही, पण आम्हाला वाटतं पुण्याचं काम आहे आणि मी काम करणार. त्यांना त्या स्टाफला सांगायचं की ते हायजीन मध्ये थोडे ते वीक असतात, मास्किंग मध्ये पण वीक असतात, आणि ते घरगुती बोलतात एक दुसऱ्याशी हात धरून. ही 3 गोष्टी अगोदर ताई मायक्का जरा करा. सिस्टर लोकांना पण भीती वाटते, कारण त्यांचं घरी वयस्कर लोक आहेत आणि ते जवळ जाऊन इंजेक्शन देतात. संपूर्ण प्रिकॉशन घ्यायचं आणि एक दुसऱ्याबरोबर आपली मनाची व्यथा व्यक्त करायची, जे बोलायचं. मी जेव्हा सिस्टर्स हे घेतलं होतं मीटिंग, तेव्हा ते म्हणाले की काय तो एक म्हातारा, तो म्हणतो बोर होतो, येऊन आमचं सिस्टरचं जे आहे ना रूम, त्याच्या समोरच बसून आमच्याशी बोलतो, आम्हाला भीती वाटते, तो बोलत असताना आम्हाला काय झालं तर. तेव्हा ते काय करतात, सिस्टर दूर पळतात. असं काही मस्त मजाकी पण गोष्टी, असे मजाकी गोष्टी करायचा शेअर, आणि एक दुसऱ्यांना सपोर्ट करायचं. मल्याळी आहे की मराठी आहे, हिंदू आहे की मुस्लिम आहे की ख्रिश्चन आहे, बौद्ध आहे की कोणी पण आहे, एक दुसऱ्यांना सपोर्ट करणं. कोणाचा जात पात आणि वय बघत नाही. अमेरिकांची पण वाट लावलंय, आपली वाट लावलंय, इंग्लंडचं पण वाट लावलंय आणि चायनाचं पण वाट आहे. एक दुसऱ्याची सपोर्ट करा. करोनाने आपल्याला आठवण दिलं की जात पात काही नसते, प्रांत पैसे काही नसते, सगळे एकच आहे, सगळे एकाच ठिकाणी जातात. करोनाने आपल्याला आठवण करून दिलं. तर all the nurses should support and all the doctors should appreciate the nurses. At the same time, डॉक्टर्स, मी तुम्हाला सांगते मजेदार गोष्ट आहे. जेव्हा स्टार्ट झाला ना कोरोना, तेव्हा डॉक्टर पीपी घालून 1 सेकंड असं बघून पळून जात होते. त्यांना उभं राहायचे पण त्यांना माहित नव्हतं, काय बोलायचं काय विचारते पण त्यांना माहित नव्हतं. तर एक डॉक्टर आयसीयू मध्ये ऍडमिट झाले आणि ते पाहिलं की साला ये पेशेंट, ये सिस्टर आता ही जाता है, डॉक्टर आता ही जाता है, कोई बात नहीं करता है. तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने उन्होंने बातचीत सुरू किया. सिस्टर तुमचं घरी कसं चालू आहे, तुम्ही कशा आहात. सिस्टरला एवढा आनंद वाटला की स्टार्ट केली बोलायला. डॉक्टर आले, कसा आहात तुम्ही डॉक्टर, तुम्ही किती मेहनत करतात. जेव्हा पेशंटने असं बोलायला सुरू केलं तर ऍटमॉस्फिअर संपूर्ण आयसीयूचं चेंज झालं. तर असं पण करून स्तुती करणं आपल्या करोना वॉरियरचा अत्यंत अप्रिशिएट, म्हणजे मेंटल हेल्थ वर जातो आणि ओपनली अप्रिशिएट करतो. पण आपण काय, आपण पुढे हिंदुस्थानचे लोक कोणालाही असं चांगलं बोलत नाही, की सवय आपलं. मुलांना कुठे बोलतात आम्ही, त्याला 100 पैकी 100 तर काय बोल, चांगलं झालं पण पुढचं परीक्षेचं काय, पुढचं परीक्षेचा मार्क बोल यार, आज तेरी बीबी ने अच्छा खाना बनाया तो स्तुति करो यार. आज फुस डॉक्टर ने 15 दिन रात दिन काम किया तो उसको हाथ जोड़ो, फोन करके बोलो तुम अच्छा काम कर रहे हो. जब स्तुति हम एक दूसरे को करेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हम इसको पार कर सकते हैं, इस युद्ध को. लास्ट क्वेश्चन फॉर मी, की करोना असं म्हणतात की संकट आलं की त्याच्यापासून काहीतरी संधी मिळते, प्रत्येक संकटातून माणूस काहीतरी शिकतो. तर करोनाच्या महामारीमधून संपूर्ण मानवजातीनं काय शिकावं? कोरोना के इसमें हमको क्या न्यू लर्निंग मिलना चाहिए, और न्यू नॉर्मल क्या हो गया कोरोना के बाद, और आफ्टर कोरोना का इम्पैक्ट क्या होने वाला है मेंटल हेल्थ पे एंड फिजिकल हेल्थ पे आफ्टर कोरोना? एक न्यू लर्निंग आया है, जब हम किसी मैयत में जब जाते हैं, एक दिन अपना दिन अच्छा जाता है. आपण कोणाशी भांडायचं नाही, आपण कोणाशी वाट लावायचं नाही, शिव्या देऊन काय उपयोग आहे. मागे बसून त्यांच्याशी विरुद्ध बोललं तर काय होतोय. आपलं 5,000 रुपये कमी मिळाला पगार किंवा जास्त काय होणार हो. ये एक रात रहता था जब हम मैयत में जाते थे. कोरोना के बाद कुछ समय तक
ये बिलकुल माणूस की पुन्हा परत येणार असं मला वाटतंय. नंबर 1. नंबर 2, करुणा बढ़ेगी. पर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 3 ये है कि शायद जिन घरों में मृत्यु हुई है, जिन घरों में मृत्यु हुई है और उनको किसी ने फोन नहीं किया, कोई मेंटल हेल्थ कोई रिलीफ नहीं दिया, उस घरों में चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ेगा. मेरी माँ हॉस्पिटल गए, वहां से उसका अंतकरण जो है, ये अंतिम संस्कार जो है वो बीएमसी ने किया. मुझे देखने नहीं मिला मेरे माँ को, मेरे पिता को, मेरे भाई, मेरे बेटे को. ये जो उदासीनता लोग बांध के रखेंगे, ऐसे लोगों को बहुत मानसिक दृष्टि से मदद की आवश्यकता है. ऐसे लोगों को समाज के विरुद्ध एक चिढ़ भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है. तो ये भी एक बाजू है. तो ये 2-3 माणूस की वाढणार हे इम्पॉर्टंट आहे. काही दिवस राहणार, कारण काय असते, मनुष्य जो है बाद में अपना अहंकार को फिर से वापस लाएगा, कुछ समय तक तो रहेगा. Yes. Sir, now we go to the audience question. ठीक आहे. सगळ्यात पहिला क्वेश्चन आहे, इज सिव्हिअर एन्झायटी पीपल डाय फ्रॉम कोरोना व्हायरस? एन्झायटी क्वेश्चन. हाँ, एंजाइटी के वजह से मरते नहीं, एक ध्यान रख. पर एक बात है, एंजाइटी जब जब आपकी बढ़ती है तब आपका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस टूट जाती है. यानी उसको हम हैरी पॉटर्स एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि वो शब्द बड़ा ऊंचा शब्द है. यानी मेंदु में एक छोटा सा भाग हाइपोथैलेमस, वहां से वायर पिट्यूटरी मेंदु में, तो पिट्यूटरी से यहाँ पीछे अपनी किडनी के ऊपर एड्रेनल, वो एक एक्सिस है, एक वायरिंग है जिससे स्ट्रेस मैनेज होता है. जब टेंशन बढ़ता है तो ये वायरिंग ब्रेक हो जाता है. और अपने भेजे में कॉर्टिसोल की बारिश होती है, स्टीरॉयड की बारिश होती है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, रोग प्रतिकार शक्ति कमी हो. तो और एक बात है, सबसे बड़ा दवा की कंपनी इंटास नहीं है, सबसे बड़ा दवा की कंपनी अपने शरीर के अंदर है. टी लिम्फोसाइट्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है. ऐसे देखती है, वायरस आता है कि बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस बैक्टीरिया इकट्ठा करता है तो अटैक करता है. ये टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स भी स्ट्रेस की वजह से कम होता है, इम्यूनिटी कम होती है. इसीलिए सपोर्ट और एंजाइटी को मैनेज. अभी मैं अपनी बहन के बारे में बताऊं, उसने मुझे फोन किया, बोला हरीश मुझे बहुत लगता है डर. मैंने आधे घंटे बात किया, डर कम हो गया. आज उसको फैबीवीर, वो दवा है ना, फैबीफ्लू दवा है जापान का, 4.5 गोली दिया. मुझे फोन किया, 4.5 गोली क्यों? मैंने बोला शांति से खाओ. तो ऐसे ऐसे घबराहट कम करने का जो है वो बहुत इंपॉर्टंट, ताकि अपना इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकार शक्ती व्यवस्थित राहणार. तर एंझायटी कमी केलं तर इम्युनिटी वाढते, एंझायटी वाढलं तर इम्युनिटी कमी होते. तो सेकंड क्वेश्चन इज, एंजाइटी मेडिसिन जो है या साइकेट्रिक मेडिसिन, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो टाइम ले सकता है क्या? इसको कोरोना हो गया वो टाइम ले सकता है क्या? बिल्कुल. अभी मेरे पास बहुत आते हैं फोन, आपका पेशेंट हमारे एडमिट है, हम दवाई क्या करें. और ये नॉन साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर को आदत है, ये सब बंद करो, हाँ सब बंद करो. अरे तो यार बंद कर, तो वो नाचने शुरू होगा उधर. तो बाइपोलर पेशेंट का दवा बंद किया, पूरा आईसीयू, इसको ऐसे हटाओ. मैंने बोला तुम इसको नहीं हटा सकता है. मेरे साइकियाट्रिक पेशेंट का ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं कर सकते हो तुम, मानवीय हक है उसका आईसीयू में रहना. मैंने कहा इंजेक्शन दे दो, शांत हो जाएंगे. एक नंबर 1. पर एक बात है उसमें सुरेश, आपको तो पता है, आप सिर्फ मुझसे उत्तर मांगते हो. फिजिशियन और डॉक्टर के बीच में बातचीत कंटिन्यूसली होना जरूरी. क्यों पता है? हमारे गोली से नींद आती है, जिससे ऑक्सीजन परफ्यूजन कम हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे रहते हैं पेशेंट, क्योंकि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोरोना में एक ही इलाज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. तो आपस में बात करके सही डोज क्या देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 3, एक डॉक्टर एडमिट हुआ था कोरोना से, मेरा मित्र एनेस्थेटिस्ट, मेरा विद्यार्थी था. वो बोला मेरे को 3 रात नींद नहीं आया, साला ये फिजिशियन कोई दवाई नहीं देते. मैंने फोन करके बोला फिजिशियन को, उसको छोटा डोज ऑफ क्लोनेज़ेपाम दे दो, सोने दो यार, जीने दो उसको. तो फिजिशियंस को मुझे एक ही कहना है कि मत डरिए, एडवाइस लेकर जो देना है दीजिए, आपके हिसाब से मत दीजिए. साइकियाट्री एक साइंस है,
आप देंगे हाँ मैं थोड़ा अल्फेक्स देता हूँ, ऐसे मत करना, बातचीत करके और बहुत दीर्घ बातचीत करके ऑक्सीजन परफ्यूजन, उसका उसका लंग्स में फाइब्रोसिस है क्या, उसको हाइपोक्सिया हुआ क्या, हाइपोक्सिया की वजह से भी एंजाइटी होती है, हाइपोक्सिया की वजह से भी एबनॉर्मल फीवर होता है। मेरा एक पेशेंट आपके एरिया में, सर आपके एरिया में हॉस्पिटल में एडमिट किया तो काटा उसने एक को और एक को काटा, क्योंकि उसके उसके बाइपोलर का दवाई बंद हुआ था, उसको वहां से उन्होंने भगा दिया और एक अस्पताल में गया, पर कोरोना से उसकी जान गई। पर द पॉइंट इज, आप जब कोरोना पेशेंट को एडमिट करते हैं तो 5 चीज पूछिए, और कोई बीमारी है क्या, साइकेट्री दवा तुम्हारी चालू था या कभी ऐसे बीमारी हुआ है क्या, ये सब पूछना बहुत जरूरी है। और सभी को पूछना, डर लगता है क्या, उदासीनता होती है क्या, जान लेने की इच्छा होती है क्या, मरने की इच्छा होती है, ये पूछना, खुल के पूछना, और पूछेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा और उपचार भी मिलेगा। यस, मरने का विचार मन में आता है क्या पूछना चाहिए, सर ने अच्छा बोला है, और स्ट्रेस है, चिंता है क्या पूछना चाहिए, पूछने से ही आदमी ओपन अप होगा, ओपन अप होने के बाद हमको सोल्यूशन मिलेगा। सर अगला एक क्वेश्चन है कि 72 ईयर्स के एक लेडी ने पूछा है, उनके हस्बैंड 72 ईयर्स के हैं, लॉकडाउन पीरियड होने के बाद उनको स्लीप बराबर नहीं आ रही है और रात भर ड्रीम्स देखते रहते हैं या ड्रीम्स में रहते हैं रात के टाइम पे, ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? फिजिशियन पहले साइकेट्रिस्ट से बात करना, साइकेट्रिस्ट फिजिशियन से बात करें कि उसको और कॉम्प्लिकेशंस क्या हुआ है। पोस्ट वायरल डिप्रेशन होने की संभावना एक होती है, नंबर 1। नंबर 2, आप अस्पताल में आईसीयू में रहे तो आपको सब वहां का जो है ना चित्र ना, ये वो मास्क बस इनका वो देख देख के वो अपने को सपने में आ सकते हैं, उसको हम इंट्रूसिव थॉट्स बोलते हैं, बिना इच्छा से वो विचार के अंदर आते हैं और उसके साथ साथ नींद में सपने में आ सकते हैं। वो एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, उसका इलाज अभी नहीं किया तो आपको पीटीएसडी आगे हो सकता है। तो ये जो चित्र, समझो आप आईसीयू में रहे तो आपके आसपास के पेशेंट एक्सपायर हो गए, वो अपने दिमाग में जहन में इतना घुसता कि आगे तक रहता है। साइकेट्रिस्ट और फिजिशियन आपस में बात करके जो दवा आपको आपको देना चाहिए वो देना चाहिए, क्योंकि नींद आना आपके रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में लंग फाइब्रोसिस हुआ है क्या, उसको ऑक्सीजन लेवल अभी कितना, ये सोच समझ के साथ में देना चाहिए। और याद रखना, ये दवाई जब सीनियर सिटीजन को चालू होता है ना, तब उसके साथ कोई ना कोई सोना चाहिए। रात में पेशाब के लिए उठेंगे तो वो कहीं गिर भी सकते हैं, इसीलिए आप साथ में सोना और उसके हाथ पकड़ना कुछ समय तक आवश्यक है। इसको आप टालना मत, त्याला तुम्ही नका, तुम्हाला काय स्वप्न येतं ह्या वर्ष या वयात, सगळ्यांना स्वप्न काढून टाका। अरे स्वप्न कसं काढू शकतो, स्वप्न काढू शकतो का, नाही, त्यांना येतं खरं म्हणतात, ते त्यांना त्रास होतो, त्यांना दुःख वाटते, तर नीट त्यांचा उपचार करा। आम्ही पण एवढेच मोठे डॉक्टर आहेत जेवढे तुमचे हार्टचे डॉक्टर आणि तुमचे डायबिटीसचे डॉक्टर, आम्ही संपूर्ण शरीराचं जे राजा आहे त्याचा उपचार करतो आणि आम्ही आयुष्य वाचवतो। कोरोनामुळे एकच वेळी लोक मरतात, पण मानसिक आजारामुळे रोज मरू शकतात उपचार नाही घेतलं तर। सर अगला क्वेश्चन है, स्पेशल नीड किड्स जैसे ऑटिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन है, अभी अपने जो वोकेशनल स्कूल्स है वो बंद है, ऐसे पेरेंट जो वर्किंग पेरेंट्स थे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेरेंट है, वो ऑटिस्टिक सीवियर ऑटिज्म बच्चा होने के कारण काम पे नहीं जा पा रहे, तो शी गॉट नोटिस फ्रॉम मेमो फ्रॉम ऑफिस कि आप ऑफिस को आना ही पड़ेगा। सो व्हाट टू डू, ऐसे कंडीशन में क्या करना है? स्पेशल नीड वाले किड्स है, उनको घर में संभालना भी है, ड्यूटी भी करनी है, डबल दोनों पेरेंट जॉब पे है, तो स्पेशल नीड्स किड्स जैसे मेंटल रिटार्डेशन और ऑटिज्म, उनके पेरेंट्स के लिए सर आप क्या बताएंगे? ये सुरेश जी बहुत बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा तकलीफ इन बच्चों को है। पता है क्यों? इनकी स्पेशल स्कूल समझो बंद हुआ तो बहुत तकलीफ होती है बच्चों को, बहुत बच्चों को तकलीफ है। मैंने सरकार से अर्ज की कि इनका स्पेशल स्कूल चालू करो, पहले स्कूल यदि स्टार्ट करना है तो पहले स्पेशल स्कूल चाहिए। और सचमुच का मैं कहता हूँ सुरेश जी, मेरे पास उत्तर नहीं है, पर एक बात कहता हूँ, हम साइकियाट्रिस्ट बहुत स्ट्रांगली ऐसे एम्प्लॉयर से बात करना चाहिए। ऐसे माँ बाप को यदि आपने थोड़ा कंसेशन दिया काम करने का, पार्ट होम या ऑल्टरनेट डे काम करने के लिए बुलाया, तो आप धन्य हो जाएंगे, आपके बच्चे फले फूलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आशीर्वाद इंपॉर्टेंट है ना। अर्जुन जब महाभारत में कृष्ण के पास गया तो उसने क्या मांगा? आशीर्वाद मांगा।
दुर्योधन गया तो क्या मांगा? आर्मी मांगा। कौन जीता? आशीर्वाद वाला जीता। तो साइकियाट्रिस्ट और पीडियाट्रिशियन मिलके एम्प्लॉयर्स को फोन करके उनके एचआर से बात करना, नंबर 1। नंबर 2, यदि सरकारी एम्प्लॉय है तो उनको कंसेशन बिल्कुल मिल सकता है बेस्ड ऑन द डिसेबिलिटी एक्ट एंड द रूल्स ऑफ द सरकार। बट हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस माँ को काम पे बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि पैसा की आवश्यकता तो बहुत है और एक डिसेबल्ड चाइल्ड होने से उनके ऊपर एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा है। तो नंबर 3, और पेरेंट्स जो है उनके साथ बात करके, हर एक बच्चे का बिहेवियर अलग होता है, हर एक बच्चे में वही उपाय शायद नहीं चलेगा, तो इसमें everybody should join and help them. So one of the most difficult things as of now. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, वैसे पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है क्या? बिल्कुल, पोस्ट कोविड स्ट्रेस इज ऑल्सो पोस्ट ट्रॉमेटिक। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक अच्छा सर्जन आईसीयू में एडमिट था। वो एडमिट होने के बाद वो रात को सोता नहीं था, और डॉक्टर था। डॉक्टर को इलाज करना कितना मुश्किल है आपको पता है सुरेश? मैंने कहा खाओ यार गोली, नहीं इसकी आदत हो जाएगी। पहले मैंने बोला गोली का चेहरा भी नहीं देखा और तुम आदत की बात करते हो। उसकी औरत भी डॉक्टर, बहुत चर्चा साला, तर्क वितर्क। बाप रे, कैसे वगैरह खाना शुरू किया। 1 हफ्ता अच्छा रहा, फिर 2 हफ्ता अच्छा रहा। उसके बाद अभी काम स्टार्ट किया तो उसके एंग्जाइटी बिल्कुल चली गई। तो व्हेन यू स्टार्ट योर रूटीन वर्क, मोस्ट ऑफ द एंग्जाइटीज गो अवे। बट इफ यू हैव इंट्रूसिव मेमोरीज, यानी बिना इच्छा से याद बार बार आती है, नॉट ऑब्सेसिव मेमोरी, इंट्रूसिव मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, इंसोम्निया, नाइटमेयर्स, तो इसके लिए थोड़ी, तुमने मेरा नमक नहीं खाया डॉक्टर, पर गोली खा, तो थोड़ा गोली हमारे साइकियाट्रिस्ट बंधु से खाना। जल्दी इलाज करेंगे तो इलाज फास्ट हो जाएगा, लेट इलाज करोगे तो थोड़ा समय तक पीटीएसडी रह सकता है। और पीटीएसडी किसको होता है? पेशेंट को नहीं, कैरियर को भी होता है। कैरियर बोलते हैं, मुझे याद है मेरा पेशेंट आईसीयू से बात किया, मैं उसके चेहरे में 4 ट्यूब देख के मुझे भी वही याद आती है। टीवी में बार बार मैं देखता हूँ, मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में तो मुझे वही याद आती। किसी को, कैरियर को हो या अपना पेशेंट को, इलाज होना जरूरी है। कुछ कैरियर और कोई बीमारी के आईसीयू में जब वो देखते हैं अपने पिताजी माताजी गास्प करके एक्सपायर होते हैं, तो पूरा इमेज यहाँ रहता है। तो यदि इमेज रहा और जिंदगी में तकलीफ हुई तो उसका इलाज करना जरूरी है। सर अगला क्वेश्चन है कि ये जो कोरोना से होने वाली मानसिक बीमारियां है, एंजाइटी, फोबिया, ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है क्या? फोबिया ना, कोरोना से इंड्यूस हुई फोबिया, एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो सकती है क्या? 100% ठीक हो सकती है, पर जैसे डॉक्टर ने बोला वैसा करने का। पर पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस रहा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस रहा, तो थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट होता है। ये यदि तुमने जो डॉक्टर ने कहा, दवाई, योगा, एक्सपोजर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, जो जो कहा डॉक्टर, उसको हमने ठीक से पाला, तो 70-80% अच्छा होता है। कोई भी 100% पर जिंदगी नहीं चलाता। मैं तो 50% मेरा जिंदगी चलता है। अपने मेरा दोस्त डॉक्टर सुरेश का शायद 80-90 पे चलता है। 70-80% अपने जिंदगी में ठीक रहना अच्छा रहता है। कंप्लीट क्योर करने का कोशिश। कुछ पेशेंट को माला 1 पैनिक अटैक नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होता यार। अच्छे दिन बढ़ते हैं, बुरे दिन कम होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता यू बिकम फंक्शनल। तो हर बार मापदंड लेके मत घूमो कि मैं अभी सिर्फ 80% अच्छा हूँ, 90% होना चाहिए। यदि 90, जैसे कान नाक को आप कार्व करेंगे और एकदम शार्प नोज बनाने को जाएंगे तो नाक कट जाएगा। तो फंक्शनल रहोगे और अच्छे रहोगे तो ये सिम्टम्स कंट्रोल में आ सकती है। सर ने बताया है कि जैसे बहुत सारे कोरोना से होने वाले या कोरोना के कारण होने वाले मानसिक बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। 70-80-90% इज ऑल्सो ठीक होना। सर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड स्ट्रेस? दे आर बोथ द सेम। बोथ द सेम। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज डिफरेंट। बताता हूँ। इन लाइफ में इश्यू होता है, इश्यू कंसर्न होता है, स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है और डिसऑर्डर होता है। समझो इश्यू क्या है। हरीश शेट्टी ने कहा कि एंग्जाइटी हो सकती है, ये सुन के मुझे बहुत लगा डर, पर शाम तक मेरा निकल गया। इश्यू है।
4 दिन रहा, नहीं यार ये हरीश शेट्टी ने कहा, बोला एंग्जाइटी आ सकती है, साला मेरे दिमाग में घूमता रहता है। पर मैं थोड़ा कामकाज में बैठा, फिर मैंने धंधे पे गया और तो निकल गया कंसर्न। अगर हरीश शेट्टी ने कहा कि साला एंग्जाइटी हो सकता है, यार ये दिमाग में मेरा घूमता रहता है, मेरे को होएगा क्या, साला मेरे को होएगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते चला तो स्ट्रेस से, बाद में मैंने दोस्तों को मिला, हंसा खेला, सब कुछ किया तो निकल गया। नहीं, हरीश शेट्टी ने ऐसा क्यों कहा? मला लई दुःख वाटते, फक्त तोच आठवण, आणि मला वाटते की जर मलाच झालेलं आहे आणि मला याच्यातून बाहेर येणं, तो देन इट इज डिसऑर्डर विच नीड्स ट्रीटमेंट. स्ट्रेस इज स्प्रेन ऑफ द माइंड, मनाचा लचक. डिसऑर्डर इज फ्रैक्चर ऑफ द माइंड. स्प्रेन, लव, पिकनिक, लोनावाला में फार्म हाउस, सब लोग चला जाते हैं लोनावाला, और कुछ लोग वहां से वायरस लेके आते हैं, पूरा परिवार का परिवार वायरस लेके आता है. घूमो फिरो, स्नान करो, बारिश में भीगो यार, बारिश में भीगो यार. कागज की कश्ती, आपने सुना होगा ना गाना, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये करके आप निकल गए तो ठीक है, नहीं तो रहा तो कुंडली दाखवायचं नाही, डॉक्टर कडे जायचं. सर सेकंड एक और एक क्वेरी अच्छा कि क्वारंटाइन अभी भी आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर चालू है. किसी को कोरोना हो गया तो पूरे फैमिली को कोविड केयर सेंटर्स में लेके जाते हैं. क्वारंटाइन होने का जो एंजाइटी है या उसके कारण लोग अपना बीमारी छुपाते हैं, लोग टेस्ट करते हैं बताते नहीं है, या कोविड का जो स्वैब टेस्ट है वो नहीं करते, डायरेक्ट एचआरसीटी करते हैं. तो ये क्वारंटाइन का फियर कैसे निकालने का? कुछ नहीं, क्वारंटाइन सेंटर तुम्हारे घर से भी अच्छा है. वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, पिक्चर देखते हैं, गाना बहुत चलता है. मेरे एक पत्रकार दोस्त है, उसे हुआ क्वारंटाइन, उसने बैग लेके सीधा क्वारंटाइन सेंटर. बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छे डॉक्टर लोग संभालते. हमारे साइकियाट्रिस्ट में बहुत सारे, बहुत कोविड वॉरियर्स हमारे बीच में, बहुत अच्छा संभालते. घर से भी अच्छा सुविधा है और सेफ्टी है. इमरजेंसी है तो आपको अस्पताल में वो ले जा सकते हैं और वहां भी आपका इलाज कर सकते हैं. तो ये ब्रेक समझ के जाओ ना. क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, नेवर वेस्ट अ क्राइसिस. कुछ नया सीखते हो तुम. मैं तो बहुत कुछ नया सीखा, और वहां जाके नया. अरे क्या बताऊं, मेरे स्कूल SM शेट्टी स्कूल में एक टीचर सारा क्वारंटाइन सेंटर से क्लास ले रही थी. सायरा बानू उसका नाम है. SM शेट्टी स्कूल में, हमारे SM शेट्टी स्कूल में पवई में क्वारंटाइन सेंटर से क्लास ले रहे थे IGCSE का. मतलब मजा आता था. तो क्वारंटाइन सेंटर में जाना ही चाहिए. देखो बहुत सारे पेशेंट्स छुपाते छुपाते मर गए, ज्यादा करके गोवंडी के, देवनार के, मालवनी के, और कैसे छुपाते छुपाते घर में ऑक्सीजन लगे, ऑक्सीजन लास्ट मिनट गए. 500 ग्लूकोज 24 घंटे के अंदर मर गए. क्यों? छुपाते छुपाते गए. आज अपने म्युनिसिपल हॉस्पिटल में भी जबरदस्त फैसिलिटी है, जबरदस्त. और याद रखना, म्युनिसिपल हॉस्पिटल के जो है ना डॉक्टर, RMO लोग MD होते हैं, DM होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं. तो मत छुपाना यार, अपने बच्चों का तो ख्याल रखना. छुपाते छुपाते आप गए ना तो सभी को इलाज लेने की आवश्यकता पड़ेगी बाद में. सर ने अच्छा बताया कि कोरोना हुआ तो छुपाना नहीं है, या कोरोना के लक्षण दिखे तो टेस्ट करके लेना है. जितना आप ओपन अप हो जाएंगी उतनी जल्दी सुविधा मिलेगी और कोरोना में जाने भी बचेगी और हेल्प भी मिलेगी. सर सेकेंड वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीडिया से रिलेटेड है. ठीक है, मीडिया हाईलाइटिंग मेनी चीजें डिफरेंट. लाइक अभी कोरोना का फियर पहले हाईलाइट हो रहा था, बाद में सेलिब्रिटी सुसाइड का फियर हाईलाइट हो रहा था. तो ऐसे टाइम पे लोगों को मीडिया देख के जो स्ट्रेस आता है या मीडिया की न्यूज देख के स्ट्रेस आता है, तो सच में न्यूज चैनल देखने चाहिए, खुद को अपडेटेड रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? देखो, अपडेट होने के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ और अपडेट हो जाओ. मैं तो कहता हूँ न्यूज चैनल इज अ मेंटल हेल्थ रिस्क, बिल्कुल मत देखो. वहां कबड्डी चालू है और कबड्डी आपको मोहरे बनाकर अपना पैसा कमाएंगे. जितना आप लोग देखोगे उनको उतना ही उनको ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलेगा. जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलेगा उतना ही ज्यादा आमदनी होगी. तो आप क्यों मोहरा बनते हो यार?
आप टीआरपी क्यों इस चैनल की बढ़ाते हो? आप अपनी जिंदगी जियो, अपना चैनल तो घर के अंदर है ना। सभी एक्टर लोग है, राज कपूर ने कहा था ना, शेक्सपियर ने कहा था, हम सब है, जिंदगी एक बड़ा रंगमंच है और हम उसके कठपुतली है। छोड़ो यार। न्यूज मत देखो, मैं आपको खुला खुला बोलता हूँ, गवर्नमेंट वेबसाइट से न्यूज निकालो। वेरी गुड सर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है हमने कवर किया है। एक क्वेश्चन बाकी है कि जो लॉस ऑफ स्मेल का जो सिम्टम है, बट मुझे कोरोना हुआ नहीं है, तो पिछले कुछ ईयर से आ रहा है, तो उससे मुझे मेंटल तकलीफ हो रही है, तो क्या करना चाहिए? ईएनटी डॉक्टर के पास जाओ यार। यस, ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर अभी मैं मेरा क्वेश्चन पूछता हूँ। एडिक्शन सर, आपने पिछले कुछ 3-4 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन के बाद एडिक्शन का ट्रेंड क्या देखा है? जैसे अभी ये मेरे साइकेट्रिक कलीग में डिस्कशन हो रहा था कल। इमीडिएटली विड्रॉल सिम्टम्स बहुत बड़ा, फिर बीच में अमवास आया था, अपना गटारी आया था, वो शायद हो गया ना अभी, अमवास हो गया क्या अभी? अजून आहे का, चालू आहे का, संपलं? नाही, संपलं सर ना गटारी. तर काय झालं, अगोदर विड्रॉल सिम्टम्स बहुत आले आणि इंडियामध्ये पुष्कळ अल्कोहोलिक्सने आत्महत्या पण केली, स्पेशली इन तमिलनाडु. अचानक उन्होंने 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 खोल दिया, तो इतना बड़ा बड़ा लाइन आपने देखा होगा. ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था अल्कोहलिक्स का इलाज करने का, पर वो हमने खो दिया. पर विड्रॉल सिम्टम्स और कोविड, ये उनकी समस्या बढ़ गई, प्लस एट द सेम टाइम इंसोम्निया और एंजाइटी भी बहुत बढ़ गई, और डिप्रेसिव एपिसोड भी बहुत बड़ा, वायलेंस इंक्रीज हो गया उसके अंदर. तो एक बार अल्कोहल पीने के बाद कोविड कौन, ऐसा भी बोलते हैं ना लोग. तो ये बहुत सारे बहुत बहुत तकलीफ हुई. और याद रखना सुरेश जी, आफ्टर डिजास्टर इन दैट एरिया addiction always increases. Yeah. And I've seen it all over. Even in Gujarat, where there is no addiction increases. So I would say that because of anxiety, agitation, loss of money and stress, a lot of people take to drugs. A lot of people do yoga, but a lot of people take to drugs and alcohol. सर, मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपने सब लोगों का अच्छे से आंसर दिया है. सबको अच्छे से जितना भी सबके मन में शंकाएं थी, आय थिंक वो अच्छे तरह से मिट गई है. तुमच्या खूप बिझी शेड्यूल मधनं सर तुम्ही आज आम्हाला वेळ दिलात, अतिशय खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं हसत खेळत. त्यासाठी मी यंग स्टार ट्रस्ट विरार आणि नालासोपारा मेडिकल असोसिएशन व विभा सायकॅट्रिक हॉस्पिटल विरार यांच्यातर्फे तुमचे मनापासून आभार मानतो. पुन्हा एकदा अशाच एका सुंदर कार्यक्रमासाठी आयदर ऑनलाईन और ऑफलाईन तुम्ही आमच्या वसई विरारमध्ये वक्ते म्हणून याल, जसे तुम्ही नेहमी येता आणि आम्हाला अजून एनलायटन कराल आणि तुमचे आशीर्वाद आणि तुमचे गोड शब्द आम्हाला नेहमी ऐकायला मिळतील अशी अपेक्षा मी ठेवतो. कार्यक्रम संपण्यापूर्वी सर मला थोड्या घोषणा करायच्या होत्या. नालासोपारा मेडिकल असोसिएशन तर्फे आम्ही लहान मुलांचं कॉम्पिटिशन ठेवलं होतं, डॉक्टर मुलांचं. चित्राची एक ड्रॉइंगची स्पर्धा ठेवली होती. स्पर्धेचं नाव होतं लढा कोरोना विरुद्ध. त्याच्यामध्ये आमच्यातल्या डॉक्टरांच्या मुलांनी चांगली चांगली चित्र काढली होती. तर त्याच्या विनरची नावं मी फक्त घोषित करतो. त्याच्यामध्ये 3 वर्ष ते 7 वर्षामध्ये पहिलं प्राइज मिळालेलं आहे पायल जन. सेकंड प्राइज मिळालेलं आहे रियांची मोरे. एज ग्रुप 8 आणि एज ग्रुप 11 मध्ये फर्स्ट प्राइज मिळालेला आहे भावना अलकारी. सेकंड प्राइज मिळाले आहे आरव मेहना. आणि लास्ट एज ग्रुप आहे 12 to 17. त्याच्यामध्ये फर्स्ट प्राइज मिळाले पूर्वा जावळे आणि सेकंड प्राइज मिळाले सृष्टी गडे. तर ह्या सर्व लहान मुलांचं आणि ज्या सर्व जवळजवळ 40 ते 50 मुलांनी याच्यामध्ये भाग घेतला होता डॉक्टरांच्या, त्या सर्व मुलांचं अभिनंदन. शेट्टी सरांच्याकडून तुम्हाला फ्युचरसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुमच्यासाठीच, लहान मुलांसाठीच एखाद्या कार्यक्रमासाठी आपण सरांना नालासोपारामध्ये नक्कीच बोलू. सर, पुन्हा एकदा मी डॉक्टर सुरेश पाटील म्हणून सर्व सायकॅट्रिस्ट मित्रांच्याकडून आणि नालासोपारातल्या सर्व वसई नालासोपारा विरारातल्या सर्व नागरिकांच्या तर्फे तुमचा आभार मानतो.
आणि आजचा हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. थँक्यू. So we can stop the live. बंद कर दो, लाइव बंद कर दीजिए. दीप लाइव बंद कर दीजिए. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कर रहा हूँ लाइव. हाँ विजय. विजय एक मिनट, लाइव है, अभी लाइव है.